नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की यानी एंशिएंट इंडिया की। आज हम बात करेंगे मौर्य राजवंश की। हम आपको बताएंगे कैसे नंद वंश के अंत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य राजवंश की स्थापना की और वही कैसे 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम शासक भरतदत्त की उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और एक नए वंश की स्थापना हुई, शुंग वंश की। हम आपको बता दें, हमारा इतिहास हम 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश की। प्राचीन भारत स्टार्ट होता है प्राग ऐतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है। उदाहरण के लिए वो कालखंड जिसका इतिहास का कोई लिखित विवरण नहीं है, जिसे हम पाषाण काल यानी पत्थर युग भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल वो काल जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, जिसका उदाहरण हमारे पास हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास की। वो कालखंड जिसे मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, और जिसमें हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता में उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता, और उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद हुआ महाजनपदों का उदय, और उन्हीं के साथ स्टार्ट हुआ जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और उन्हीं महाजनपदों में था एक मगध, जो कि आगे जाके मगध राज्य के रूप में उत्कर्ष हुआ, और उसी मगध के अंतिम शासक थे घनानंद, जो कि नंद वंश से संबंधित थे। और उन्हीं अंतिम शासक नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था मौर्य वंश, जिसके बारे में हम हमारे इस सेशन में बात करेंगे और बताएंगे अक्सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, मौर्य काल इतिहास के बारे में 2 प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे जो मौर्य वंश का जो इतिहास लिखा गया वो किन किन स्रोतों से हमें इन सब चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा और हमने इतिहास लिखा। एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। एक साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है, एक पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। साहित्यिक स्रोत में उपलब्ध है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस यानी विशाखादत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका, और बौद्ध साहित्य और पुराण। और पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख और अभिलेख और वस्तुओं के अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के शामिल हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मौर्य वंश के, जिससे पता चला है मौर्य वंश के बारे में, उसके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में, जिसमें हमारे पास है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका और बौद्ध साहित्य और पुराण। चलो स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र बुक। ये पुस्तक कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम चाणक्य, के द्वारा राजनीति और शासन के बारे में लिखी गई बुक है। ये पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक का प्रधानमंत्री था। हम आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से लोग जानते हैं, वो मौर्य वंश में प्रधानमंत्री का पद धारण किया था उन्होंने, और उन्होंने लिखी थी अपनी बुक अर्थशास्त्र, जिससे हमें मौर्य वंश के जानने में काफ़ी मदद मिली है। आगे मुद्रा राक्षस। ये पुस्तक लिखी गई थी विशाखादत्त द्वारा, जिसे भी मौर्य काल के स्रोत यानी मौर्य काल के जानने में मदद मिली है। हम बता दें, ये पुस्तक गुप्त काल में विशाखादत्त द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रोशनी डालने के अतिरिक्त चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया था। एग्जाम में अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो होगा आंसर विशाखादत्त, और कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। आगे अगला साहित्यिक स्रोत इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि मौर्य वंश के जानने में काफ़ी मदद करती है। हम आपको बता दें, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रची गई चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का दूत था इंडिका,
मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में, जिसने इंडिका बुक लिखी थी और जो कि बाद में मौर्य वंश को जानने में काफ़ी मदद की थी। आगे बौद्ध साहित्य जैसे जातक मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, जबकि बौद्ध वृत्तांत महावमसा और दीपवासा अशोक के बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने की भूमिका के बारे में बताते हैं। हम आपको बता दें, बौद्ध साहित्य भी मौर्य काल के अच्छे स्रोत हैं, जिनसे कि मौर्य काल के बारे में जान मिला है इतिहासकारों को। वहीं पुराण मौर्य राजाओं और घटनाक्रमों की सूची के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। अब तक हमने बात की साहित्यिक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत में सबसे ज़्यादा मददगार हुए अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेख। भारत के विभिन्न उप महाद्वीपों में शिलालेख, स्तंभलेख, गुफा शिलालेख के रूप में पाए जाते हैं। इन अभिलेखों की व्याख्या जेम्स प्रिंसिप ने 1837 AD में किया था। ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक की जनता को घोषणाओं, जबकि कुछ में अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में बताया गया है। हम आपको बता दें, एग्जाम में अक्सर यह भी क्वेश्चन आता है कि किस अंग्रेज ने अशोक के अभिलेखों के मतलब अशोक के अभिलेखों के बारे में बताया, तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसिप 1837 AD में। आगे, अब अशोक के 14 शिलालेख थे और उनकी विषय वस्तु इस प्रकार थी। जो पहला शिलालेख था उसके बारे में था पशु बाली पर प्रतिबंध, दूसरा सामाजिक कल्याण के उपायों को दर्शाना, तीसरा ब्राह्मण के लिए आदर, चौथा बड़ों का आदर, पांचवा धम्म महामंत्रों को नियुक्त करना और उनके कार्य बताना, अगला धम्म महामंत्रों को आदेश देना, सातवां सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता, आठवां धम्म यात्राएं, नौवां व्यर्थ के समारोह और रीति रिवाजों को हटाना, 10वां युद्ध के बजाय जीत के लिए धम्म का प्रयोग करना, 11वां धम्म नीतियों को समझाना और 12वां सभी धार्मिक संप्रदायों को सहनशीलता के लिए प्रार्थना करना और 13वां कलिंग युद्ध के बारे में, जिससे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख में वर्णित है, इसका आंसर होगा 13वां और 14वां धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना। हम आपको बता दें, हमने बताए हैं मौर्य वंश के स्रोत, जिससे हमें इतिहासकारों को जानने मिला है मौर्य वंश के बारे में। अब हम बताएंगे आपको मौर्य वंश की कैसे हुई मौर्य वंश का जन्म। चलो, 14वीं सदी BC में नंद के राजाओं ने मगध राजवंश पर शासन किया और ये राजवंश उत्तर का सबसे ताकतवर राज्य था। एक ब्राह्मण मंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना गया, ने मौर्य परिवार के चंद्रगुप्त नामक नवयुवक को प्रशिक्षण दिया और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को अपने आप संगठन किया और 322 ईस्वी में नंद वंश का तख्ता पलट किया और स्थापना की मौर्य राजवंश की। हम आपको बता दें, अतः चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य राजवंश का प्रथम राजा और संस्थापक माना जाता है। इनकी माता का नाम मूर था, इसलिए इसे संस्कृत में मौर्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है मूर का बेटा, और इसके राजवंश को मौर्य राजवंश कहा गया। हम आपको बता दें, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि मौर्य राजवंश की स्थापना से पहले मगध पे किस वंश का राज था। इसका सही आंसर होगा नंद वंश का, और नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, जिसे पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम बात करते हैं मौर्य वंश में पहले संस्थापक और राजा, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे 322 ईस्वी से 298 BC तक मौर्य मगध पे राज किया। विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य केवल 25 वर्ष का था जब उसने नंद के राजा धनानंद को पराजित किया और पाटलिपुत्र पर कब्जा किया। सबसे पहले इसने अपनी शक्तियां भारत गंगा के मैदानों में स्थापित की और बाद में वह पश्चिमी उत्तर की तरफ बढ़ गया। हम आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त ने सिगरी पंजाब के पूरे प्रांत पर विजय प्राप्त की और सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के यूनानी अधिकारी ने उत्तर के दूरतम में कुछ जमीन पर अपनी पकड़ बना ली थी। अतः चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खिलाफ एक लंबा युद्ध करना पड़ा और अंत में 305 BC के लगभग यानी 305 ईस्वी पूर्व के लगभग इसे हरा दिया गया और एक संधि का हस्ताक्षर किया गया।
इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु के पार के क्षेत्र सौंपे, जिसमें नामद, आर्या, हृदय, अर्काजिया, कंधार और पोरापेंड से यानी काबुल को मौर्य साम्राज्य को दे दिया। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट स्वरूप दिए। हम आपको बता दें, साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री भी मौर्य राजकुमार को दे दी। ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया ताकि इस गठबंधन को पक्का कर लिया जाए। इस तरह उसने सिंध प्रांत पर नियंत्रण पा लिया, जिसका कुछ भाग अब आधुनिक अफगानिस्तान में है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य मध्य भारत की तरफ चला गया और नर्मदा नदी के उत्तर प्रांत पर कब्जा कर लिया। हम आपको बता दें, इस संधि के अलावा सेल्यूकस ने मेगास्थनीज, जिसने इंडिका बुक लिखी थी, जो कि बाद में मौर्य राजवंश को समझने में मदद की थी, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य और दैमकोस को बिंदुसार के सभा में यूनानी दूत बनाकर भेजा। हम आपको बता दें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य में किसे यूनानी दूत बना के भेजा, तो उसका आंसर होगा मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी। वहीं इसके बाद जो बिंदुसार आएगा, अगला राजा मौर्य वंश का, उसके सभा में किसको यूनानी दूत बना के भेजा, तो इसका आंसर आएगा दमकस को। हम आपको बता दें, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार के लिए राजगद्दी छोड़ दी। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, किस जैनी ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाया, तो इसका आंसर होगा भद्रभाऊ। भद्रभाऊ से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। हम आपको बता दें, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार के लिए राजगद्दी छोड़ दी। बाद में चंद्रगुप्त भद्रभाऊ के नेतृत्व में जैन संतों के साथ मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला चले गए और अपने आप को भूखा रखकर जैन प्रथा के अनुसार मृत्यु प्राप्त की। हम आपको बता दें, अभी बताया था हमने कि अक्सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली, तो इसका आंसर होगा भद्रभाऊ। आगे अब हम बात करेंगे अगले राजा बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार, जिसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। और बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। हम आपको बता दें, चंद्रगुप्त ने 25 साल तक शासन किया और इसके बाद इसने अपने पुत्र बिंदुसार के लिए राजगद्दी छोड़ दी। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया। अमित्रघात नहीं, अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, जिसका मतलब था दुश्मनों को कातिल होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार ने दक्कन को मैसूर तक जीता। तारानाथ, एक तिब्बत भिक्षु, ने यह पुष्टि की है कि बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि, जिसमें 16 राज्य थे, को जीत लिया था। वहीं संगम साहित्य के अनुसार मौर्य ने दूरतम दक्षिण तक हमला किया। संगम साहित्य जो कि दक्षिण में था, इसके बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। आगे अतः यह कहा जा सकता है कि मौर्य राजवंश का विस्तार मैसूर में दूर तक हुआ और इसलिए इसमें पूरे भारत को शामिल किया। परंतु कलिंग के निकट के पास बेरोजगार परीक्षण और वन क्षेत्रों और चरम दक्षिण के राज्यों में एक छोटे से हिस्से को साम्राज्य से बाहर रखा गया। बिंदुसार के सेल्यूकुड सीरिया के राजा अंटिओचुस के साथ संबंध थे, जिसने डैमचुस को दूत बनाकर इसकी सभा में भेजा। बिंदुसार ने अंटिओचुस को मदिरा, सूखे अंजीरा और कुर्तिका देनी चाहिए। सब कुछ भेज दिया गया, पर कुर्तिका को नहीं भेजा गया, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार कुर्तिका भेजने पर प्रतिबंध था। बिंदुसार ने एक धर्म संप्रदाय आजीविका काश में अपनी रुचि बनाई और बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, और जिसके बाद में तक्षशिला के विद्रोह को भी दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अब हम बात करेंगे अगले राजा अशोक की, जो कि मौर्य वंश का सबसे महान राजा हुआ, जो कि 268 से 232 BC तक राज किया। हम आपको बता दें, अशोक के शासन में मौर्य साम्राज्य चरम पर पहुंचा और पहली बार पूरे महाद्वीप दूरतम दक्षिण को छोड़कर शाही नियंत्रण में थे।
अशोक की राजगद्दी पर बैठने 273 बीसी और उसके वास्तविक राज तिलक 269 बीसी के बीच 4 साल का अंतराल था। अतः उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ था। हालांकि अशोक का उत्तराधिकारी बनना एक विवाद था। अशोक के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके कलिंग के साथ 261 बीसी में विजय युद्ध था। युद्ध की असली कारणों का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था, परंतु दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। अशोक ने इन घावों से दुखी होकर उसने खुद युद्ध के परिणामों का उल्लेख शिलालेख 13 में किया है, जिसे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। तो यह है शिलालेख 13। युद्ध के समाप्त होने के ठीक बाद मौर्य समाज से कलिंग को जोड़ लिया गया और आगे कोई भी युद्ध न करने का निश्चय लिया। कलिंग युद्ध एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। अशोक को बौद्ध भिक्षा उपगुप्त के प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया, तो इसका आंसर होगा उपगुप्त से प्रभावित होकर। हम आपको बता दें, अशोक ने जबकि एक बड़ी और ताकतवर सेना को शांति और सत्ता के लिए बनाए रखा, उसने अपने दोस्ताना रिश्ते एशिया और यूरोप के पार भी बनाए और बौद्ध धर्म के प्रचारक मंडलों को आर्थिक संरक्षण भी दिया। अशोक ने चोल और पांड्य के राजाओं और यूनानी राजाओं द्वारा शासित 5 प्रदेशों में धर्म प्रचारक मंडल भेजे। इसने सिलोन और स्वर्णभूमि बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्सों में भी धर्म प्रचारक मंडल भेजे। हम आपको बता दें, महेंद्र तिवारा तिवला केवल एक जिसका अभिलेखों में उल्लेख किया गया है। कुणाल और तालुक अशोक के पुत्रों में विशिष्ट थे। इसकी 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती भी थी। अब हम बात करेंगे अशोक के बाद में क्या हुआ मौर्य राजवंश का। 232 बीसी में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। ये 2 भाग थे, पूर्वी और पश्चिमी। अशोक के पुत्र कुणाल ने पश्चिमी भाग पर शासन किया, जबकि पूर्वी भाग पर अशोक के पोते दशरथ ने शासन किया और बाद में समारती, सलीसुक और देवरमन और सतधनवान और अंत में बृहद्रथ ने शासन किया। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 बीसी में हत्या कर दी गई और पुष्यमित्र शुंग ने बाद में एक शुंग राजवंश की स्थापना की और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम था शुंग राजवंश। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।